नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर नैनी जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई है। नैनी सेंट्रल जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई है। एक सजा याफ्ता है और एक विचाराधीन कैदी की बताई जा रही है यह मौत। 2 कैदियों की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बीमारी के चलते मौत की बात सामने आ रही है। तो नैनी जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई है। एक सजा याफ्ता और एक विचाराधीन कैदी बताए जा रहे हैं और अब इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई है। और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर ज्योतिराव फूले हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिराव, किस तरह से इन कैदियों की मौत हुई है? जेल प्रशासन कुछ कह रहा है इस बारे में? जी नीलू, ये एक एक करके दो कैदियों की मौत होती है। इसके बाद जो है जेल प्रशासन जो है जगता है। इनको लगता है कि नहीं, अब मुझे सुधार करने की जरूरत है। एक कैदी था जो कि लंग्स में इन्फेक्शन की मौत की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन चूंकि जेल प्रशासन का मामला होता है तो ये अपने स्तर से पूरी चीजें मैनेज हो जाती हैं। जो बाहर आता है वो निकल करके आया है कि लंग्स में इन्फेक्शन था और इस वजह से इनकी मौत होती है। तो समय रहते आखिर इनकी क्यों नहीं इलाज कराया गया? लंग्स के इन्फेक्शन का मामला है तो कोविड का भी सवाल उठता है, क्योंकि उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रायबरेली के लालगंज निवासी थे ये 65 वर्ष के, जिनकी मौत हुई है। ब्रजेश सिंह सजा याफ्ता कैदी था। 2006 में नैनी सेंट्रल जेल में बंद था ब्रजेश सिंह। 11 जनवरी को अचानक इनकी तबीयत खराब होती है और इन्हें स्वरूप रानी अस्पताल में ला करके भर्ती किया जाता है, जहां इलाज के दौरान देर शाम को इनकी मौत हो जाती है। वहीं बात करें दूसरे कैदी की तो बबलू उर्फ खुफिया कोल 45 चित्रकूट जनपद के रायपुरा का रहने वाला है। विचाराधीन कैदी था। बबलू उर्फ खुफिया कोल 2015 में नैनी सेंट्रल जेल में आया था। 12 जनवरी को अचानक इसकी तबीयत खराब होती है और उसके स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान 14 जनवरी की शाम को तो 2 कैदियों की मौत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि कोविड भी इनको हो सकता है। हालांकि अभी तक जेल प्रशासन इस पर मौन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिराव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फतेहपुर से खबर लेते हैं। यहां पर सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। फतेहपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोग बताए जा रहे हैं। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। गाजीपुर अंबापुर मोड़ की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। पिता पुत्र और उसके साथ एक और व्यक्ति था जिनकी मौत हो गई है सड़क हादसे में। और अब बात भव्य राम मंदिर के निर्माण की, तो आज से विश्व हिंदू परिषद देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए अभियान की शुरुआत करेगा। दावा किया जा रहा है कि यह जनसंपर्क अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा। वीएचपी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंदा लेकर इस अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा सभी शहरों में चंदा जुटाने की शुरुआत वहां के प्रथम नागरिक यानी मेयर वगैरह से की जाएगी। चंदे के लिए 5 लाख से ज्यादा गांवों में 12 करोड़ हिंदू परिवारों के 55 करोड़ सदस्यों को इससे जोड़ा जाएगा। पूरे देश में 10 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाने के काम में जुटी है और हर टोली में बताया जा रहा है 5-5 लोग शामिल होंगे। चंदे में मिली राशि हर रोज बैंक में जमा की जाएगी। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में ये रुपए जमा होने वाले हैं। चंदे के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। अयोध्या में संतों में गजब का उत्साह इसको लेकर है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संतों के बीच से चंदे की शुरुआत होगी। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जय घोष के साथ अभियान की शुरुआत होगी। और बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज से जनसंपर्क अभियान राम मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू होने वाला है। किस तरह से ये पूरा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और कितने लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा? जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के एक समर्पण राशि जो है उसकी उसे जुटाया जा रहा है और जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ की जाएगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 44 दिन यह कार्यक्रम चलेगा और इसमें कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है कि कितने में राशि को जुटाया जाए, बल्कि जो हमारे वीएचपी के लोगों से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि यह सहयोग राशि नहीं या फिर चंदे की राशि नहीं बल्कि समर्पण राशि पे होगी, क्योंकि
जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो इससे जुड़े, और लगभग कोशिश यह की जा रही है कि 55 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जा सके। जब हमने बीएचपी के लोगों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो सभी के पास जाएंगे और राम मंदिर के निर्माण को लेकर के सहयोग की उम्मीद करेंगे, और इसी सहयोग को लेकर के वो समर्पण राशि की उम्मीद करेंगे कि वो लोग जो है वो समर्पण राशि दे और जिससे भव्य राम मंदिर का निर्माण में हो सके। बिल्कुल, तो बीएचपी की कोशिश यही है विनीत कि लोगों को जोड़ा जाए, अपने अपने तरीके से जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो करें, और वीएचपी की ये जो समर्पण जो निधि जो चंदा जुटाएगी वो अपने आप में सबसे बड़ा अभियान कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रायबरेली राम मंदिर निधि समर्पण अभियान, आज रायबरेली में चंपत राय होंगे। चंपत राय को चेक सौंपेंगे पूर्व एमएलए सुरेंद्र सिंह। करीब 1,11,11,11,11 रुपए का चेक होगा, जिसमें 1.11 करोड़ रुपए का ये चेक होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, वीएचपी का जो अभियान राम मंदिर को लेकर शुरुआत उसकी आज से होने वाली है, कहा जा रहा है अब तक का ये सबसे बड़ा अभियान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुद इससे जुड़ेंगे, वीएचपी लोगों के घर घर तक जाएगी। किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से इस मुहिम में तमाम लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों में एक बड़ा उत्साह है नीलू, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जितना लंबा जो है इंतज़ार लोगों का रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये राह आसान हुई। उस समय भी हमने देखा था कि लोगों में एक अजब सा उत्साह था, और अब जब विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का ऐलान किया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोग जो भी लोग इसमें चंदा देना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, उन तक उनकी टीम पहुंचेगी, तो इससे लोगों में खासा उत्साह है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देना चाहते हैं दान, बहुत ज़्यादा तो नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो रकम है, जो उनका दान है, वो राम मंदिर निर्माण में लगे, लेकिन वो उन तक पहुंचे कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। इसको जो है विश्व हिंदू परिषद ने आसान किया है। करीबन 55 करोड़ लोगों तक पहुंचने का विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है, और इसकी शुरुआत आज से दिल्ली से होगी, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से चंदा लेकर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा शहर के गणमान्य लोग जो भी हैं, मेयर जो हैं, या इलाकों के जो भी बड़े लोग हैं, उनसे इन चंदों की शुरुआत की जाएगी, और लोगों से इस बात की अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें। और हालांकि इसमें कोई बहुत उत्साह, राम मंदिर में सभी अपना योगदान देना चाहते हैं, और वीएचपी इसी अभियान को लेकर लोगों तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीएचपी के अभियान शुरू होने से ठीक पहले मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए खुद चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करा सकती है, और इस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया है। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि आने वाले चुनावों में फायदा होने के लिए बीजेपी राम मंदिर का चंदा लेने निकले लोगों पर पथराव करवा सकती है। ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके बाद फार्मूला हिंदू मुसलमान का, ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। यही बात है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है। ये अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ हैं या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है। मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन के बयान पर अयोध्या के संतों ने सख्त ऐतराज जताया है। संत समाज ने याद दिलाया कि किसी पार्टी के कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उसमें हो सकता है कुछ लोग जो जिनका चश्मे पे सांप्रदायिकता चढ़ी हुई है और जो उसी की राजनीति कर रहे हैं, उसी की राजनीति करके पद पा रहे हैं, चुनाव में जीत रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग अगर ये सब ना करेंगे तो उनको पूछेगा कौन। वो बयान तो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। पत्थरबाजी किसने की, कहाँ पर हुई, वो सब लोगों ने देखा। आचार्य सत्येंद्र दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मामले में सफाई देने के लिए कहा है।
गोली चलाई गई थी, कार सेवकों की हत्या की गई थी। तो कार सेवकों को मारने वाली पार्टी कभी अच्छी बात सोचती हो, ऐसी हो ही नहीं सकता। वो अच्छी बात नहीं सोचेगी, जब भी सोचेगी वो गलत बात ही सोचेगी। इनको बोलने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया इनके अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को करना चाहिए कि हम सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, इनकी व्यक्तिगत है, लेकिन ऐसा किया नहीं है। एसटी हसन अपने बयान को लेकर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी संतों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन है। वैसे तो हर साल उनका जन्मदिन चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार मायावती अपना 65वां जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाएंगी। और बीएसपी ने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि जिलों में भी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई जश्न ना मनाए। इसके पीछे की वजह कोरोना काल के साथ किसान आंदोलन और नवंबर में उनके पिता का निधन बताया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जन्मदिन को आत्मसंयम के दिन के रूप में मनाने और गरीबों के बीच कपड़े और कंबल बांटने को कहा। मायावती दिल्ली में आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। इस मौके पर वो एक किताब का विमोचन भी करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए शबाब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, हर बार अगर 65वें जन्मदिन की बात की जाए तो इस बार भले कहा गया है कि बड़े सादगी के साथ, लेकिन हर बार हमने देखा बड़ा समारोह। तो किसी तरह का कोई समारोह या फिर जिस तरह से मायावती ने इंस्ट्रक्ट किया है अपने कार्यकर्ताओं को, उसी तरह से सादगी के साथ मनाया जाएगा मायावती का 65वां जन्मदिन? नीलू देखिए, बसपा की सरकार जाने के बाद मायावती के जन्मदिन की जो रौनकें रहती थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अखिलेश सरकार में मायावती का जन्मदिन बहुत धीरे धीरे मनने लगा, सिर्फ मंडल कार्यालयों पर मनने लगा। और उसके बाद जब से भाजपा की सरकार है, इसके बाद जो रौनकें हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। पिछले साल भी मायावती ने अपने जन्मदिन पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो उनकी किताब है उनका संघर्ष, उसके 15वें भाग का विमोचन किया था। और इसी कड़ी में इस बार चूंकि उनके पिता का निधन भी अब से कुछ दिन पहले हुआ था, कोरोना का संक्रमण काल है, लिहाजा मायावती ने कल ट्वीट करके इस बात को कहा था कि उनके जन्मदिन को उनके कार्यकर्ता जो हैं बेहद सादगी के साथ मनाएं, गरीबों में कंबल वितरण करें और इस तरीके की चीजें करें। आज दिल्ली में मायावती हैं, चूंकि वो अपने जन्मदिन पर 10 बजे मीडिया से रूबरू होंगी और जो उनकी किताब है उनके संघर्ष की और बीएसपी मूवमेंट की, उसके 16वें भाग का विमोचन करेंगी। और हालांकि उन्होंने मंडल कार्यालयों पर बहुत सादगी के साथ जन्मदिन मनाने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है। तो राजधानी लखनऊ के बिजली पासी किला के पास जो बहुजन समाज पार्टी का मंडल कार्यालय है, वहां पर दोपहर में 12:30 बजे एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मायावती के लंबी उम्र की कामना की जाएगी। साथ ही साथ बहुत चुनिंदा लोगों के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। तो मायावती के जन्मदिन की तो शबाब कहा जा सकता है बड़े ही शादीपूर्ण तरीके से इस बार भी मायावती अपना जन्मदिन मना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल से देश भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी लगने की। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 311 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका। झांसी, वाराणसी से ऑनलाइन प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं और आज इसी को लेकर जय प्रताप सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी में 11 जगहों पर टीके लगेंगे। झांसी और वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन जुड़कर अभियान की शुरुआत करेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश में अब 825 की जगह 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। वहीं राजधानी लखनऊ में अब 16 की जगह 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में 51,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। लखनऊ का डेटा जो है अब थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 16 जगहों पे वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अभी 11 जगहों पे वैक्सीन लगेगी। सभी जगहों पर 100 की तादाद में लोगों को, वॉलंटियर्स को इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। यानी पहले दिन यानी 16 तारीख को 1100 लोगों को लगाया जाएगा। फिर अगले सोमवार से 3 दिनों के भीतर 51,000 का डेटा लखनऊ में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी झांसी और वाराणसी 2 जगहों से ऑनलाइन जुड़ेंगे और इसके बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस काम में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी वैक्सीन सेंटर पर मुस्तैद हैं। और अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें। गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, कानपुर और आगरा की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वैक्सीन को स्टोरेज करवा दिया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हर जगह कोरोना वैक्सीन पहुंच रही है। पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी हर जिले में कोरोना वैक्सीन पहुंच रही है।
और अब आपको बड़ी और अच्छी खबर बताते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच शुरू हो गई है। जीन सीक्वेंसिंग के जरिए जांच की जाएगी। कोरोना के नए स्ट्रेन के सैंपल अब पुणे नहीं भेजने होंगे। सीएम योगी के निर्देश पर यह जांच शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के 3 दूसरे संस्थानों में भी जांच हो सकेगी। और कोरोना संक्रमण और बचाव के रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली जो आवाज है अमिताभ बच्चन की, वो अब कॉलर ट्यून पर नहीं सुनाई देगी। आज से कोरोना कॉलर ट्यून बंद होने वाली है और उसकी जगह अब नई कॉलर ट्यून होगी जो वैक्सीनेशन पर होगी। अब लोगों को कोरोना से बचाव के बजाय वैक्सीन के अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अब बात सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। तो आज सीएम योगी जाएंगे कलेसर धाम। मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण का यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। 11 से 12 बजे तक रोटरी क्लब का कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन और गौशाला में जाकर गायों को चारा भी खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है। 10:30 बजे वो कलेसर में मुक्ति धाम के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद गोरखपुर मंदिर से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 से 12 बजे रोटरी क्लब के कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं और 2 बजे उनकी वापसी लखनऊ की ओर होगी। और सीएम योगी आपसे थोड़ी देर पहले गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम ने यहां पर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, जायजा लिया। हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने। और इस पर बातचीत करने के लिए रामगोपाल खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रामगोपाल, सीएम गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया है, आगे का किस तरह का कार्यक्रम सीएम का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरक्षनाथ मंदिर में ही आवास है, तो वो वहीं परिसर में रहते हैं। सुबह उन्होंने जो है गोरक्षनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन के फिर गौशाला गए। उसके बाद चूंकि आज भी मकर संक्रांति का एक तरीके से पर्व है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आके खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, तो उस व्यवस्था को भी एक बार मुख्यमंत्री ने देखा। अब 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कालेश्वर में मुक्ति पथ पे भगवान शिव की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम है। वर्चुअल तरीके से उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उस सौंदर्यीकरण को आज समर्पित करेंगे गोरखपुर वासियों को। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक रोटरी क्लब का गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि वहां पे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, उसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। तो कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के, आगे भी इस पर आपसे रामगोपाल अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते आपको दिखाते हैं 26 जनवरी को राजपथ होने वाली परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल की जोशीली तस्वीरें।